Hello and once again welcome back to NEET Decoded. In this video we will discuss about the mechanism of breathing and respiratory volumes. So let's start. तो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है इट कंप्राइजेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन में हवा लंग्स के अंदर जाती है और एक्सपिरेशन में हवा लंग्स के बाहर चली जाती है. राइट. तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है. तो एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स दैट इज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस केस में इंस्पिरेशन होता है, हवा लंग्स में आ जाती है. बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होता है उस केस में. कन्वर्सली अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहरी एटमॉस्फेयर से प्रेशर अंदर हायर है, तो वैसे केस में हवा अंदर से बाहर की तरफ चली जाएगी. राइट. तो अब हम देखते हैं कि इसमें डायफ्राम का क्या रोल है. तो डायफ्राम एक कर्व्ड मस्कुलर टिश्यू है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे. ठीक है. और इसमें जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर, ये थोरैसिक चैम्बर है, ये इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ जाता है. और इसमें क्या होता है, ये इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाते हैं. ये जो रिब्स के बीच में मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इंटरकॉस्टल मसल्स है. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जिसके वजह से रिब्स और स्टर्नम, ठीक है, रिब्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और ये स्टर्नम है, ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं. और थोरैसिक चैम्बर जो है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में एक्सपैंड कर जाता है. और इससे क्या होता है, ओवरऑल जो वॉल्यूम बढ़ गया थोरैसिक चैम्बर का, तो वो फैसिलिटेट करता है एयर के एंट्री को, क्योंकि पल्मोनरी चैम्बर या पल्मोनरी वॉल्यूम भी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि थोरैसिक चैम्बर के अंदर ही आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनका वॉल्यूम वो भी एक्सपैंड होता है और अंदर की तरफ हवा आ जाती है. उसके बाद क्या होता है, consequently what happens, the air from the outside is forced into the lungs. ये तो आपने समझ लिया. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट फेज में क्या होता है कि डायफ्राम जब रिलैक्स हो जाता है तो क्या होता है कि अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है कम हो जाता है, क्योंकि ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है और स्टर्नम वापस अपने पोजीशन पे आ जाते हैं. पहले इनका एक्सपेंशन हो गया होता है और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन ये सारे जब जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होता है, इसका वैसे भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता रहता है, तो जैसे ही ये रिलैक्स होता है सारे अपने अपने पोजीशन पे आ जाते हैं और जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो वापस से कम हो जाता है और एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स. राइट. सो ये हो गया एक्सपिरेशन का प्रोसेस. अब ये भी जानना चाहिए कि एक नॉर्मल हेल्दी ब्रीदिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है. तो ये होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट. एक जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 12 टू 16 टाइम्स अ मिनट. राइट. ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और एक चीज और हमें जानना चाहिए कि स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर. राइट. ये दो चीजें हमने एक्स्ट्रा, जो इम्पोर्टेंट चीजें हमने अभी लर्न की है, वो है ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी और स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर. राइट. अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या क्या होते हैं. राइट. तो ब्रीदिंग जब करते हैं तो क्या होता है, एयर हमारा अंदर आता है और एक्सपेल भी हो रहा है. ठीक है. तो इसी से रिलेटेड कई सारे टर्म्स होते हैं, जो एयर वॉल्यूम्स लंग्स के अंदर आता जाता है, तो उससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स हैं जो हमें जानने चाहिए. तो पहला जो टर्म है वो है टाइडल वॉल्यूम. अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. अगर हम नॉर्मल वे में रेस्पायर कर रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल है, कोई फोर्स्ड इसमें ब्रीदिंग नहीं हो रही है, तो जितना एयर हम अंदर ले रहे हैं थ्रू इंस्पिरेशन, और जितना एयर उतना ही एयर हम बाहर की तरफ एक्सपेल भी करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. और इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 500 मिलीलीटर. राइट. नेक्स्ट जो है वो है टर्म इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर थ्रू फोर्सिबल इंस्पिरेशन. कई बार होता है ना कि हम जोर लगाकर सांस लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हवा हमारे लंग्स के अंदर आए, तो दैट इज
वो जो है, जो हमारे फोर्सफुली जो हम इंस्पायर करते हैं, तब हमारे लंग्स के अंदर जो हवा आती है, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इसकी अराउंड 2500 to 3000 मिलीलीटर के अराउंड होती है। जो हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, ये है पर्सन फोर्सफुली इंस्पायर करता है, राइट। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है एडिशनल एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड थ्रू फोर्सिबल एक्सपिरेशन। कई बार जैसे आप कुछ एक्सरसाइज जो योगा वगैरह करते हैं तो फोर्सफुली एयर को लंग्स से बाहर की तरफ निकालते हैं, तो वो जो फोर्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो जितनी हवा हम बाहर निकाल पा रहे हैं, राइट, वो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो उसकी वैल्यू है 1000 to 1100 मिलीलीटर के रेंज में, राइट। दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हवा या एयर हम एक्सपायर करते हैं फोर्सफुली फ्रॉम आवर लंग्स, राइट। अब जो टर्म आता है वो है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। अब ये क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अब क्या है, हमारा लंग्स कोलैप्स तो करता नहीं है अगर हम एक्सपिरेशन करते हैं, हवा बाहर की तरफ छोड़ते हैं, सांसों से हमारी हवा जो बाहर निकलती है, पर लंग्स में हवा कुछ ना कुछ हमारी रह जाती है फिर भी। तो दैट एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुली हम हवा को बाहर निकाल भी देते हैं, उसके बाद भी लंग्स में जो हवा बची रह जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूअल वॉल्यूम। और इसका जो वॉल्यूम होता है 1100 to 1200 मिलीलीटर होता है, राइट। अब एक क्वेश्चन देख लें। द क्वेश्चन इज lungs are made of air filled sacs called alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of, आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका आंसर है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, राइट। सो इस चैप्टर के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह आपको learn.brigadme.com पे मिल जाएंगे और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्लीज गो थ्रू दैट लिंक एंड आपको वहां पे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज इस चैप्टर और काफी सारे, इनफैक्ट सारे ही एनसीईआरटी के चैप्टर्स, बायोलॉजी के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको वहां पे मिलेंगे, राइट। एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन नीट बायोलॉजी कंटेंट, please subscribe to my channel and thank you so much for watching.